हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 15 नवंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत एक कोट से करेंगे। जिंदगी में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। यानी यहाँ तूफान से ताते पर हम लोग समस्या कह सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो हमें विचलित करने नहीं आती, हमारा मार्ग भटकाने नहीं आती, बल्कि हमें जीवन में कुछ सीख देने के लिए आती हैं। और जो इंसान इससे सीख कर आगे बढ़ता है वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो आप लोग जीवन के जिस भी पड़ाव में हैं, आप लोग कंस्टेंट रहिए, आप लोग बने रहिए, आप लोग को सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। चलते हैं हम आप आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 13 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 16 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर। यानी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। अब इस महीने के कुछ और इम्पॉर्टेंट डे हम लोग देखेंगे। जैसे 3 नवंबर को हम लोग विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं, 5 नवंबर को हम लोग विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और गुरु नानक देव की जयंती मनाते हैं, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। वही 8 नवंबर को हम लोग विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं, 9 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 10 नवंबर को हम लोग शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाते हैं, 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। अब इससे जुड़े जनजातीय दिवस से जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और उपनिवेशवाद विरोधी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो दिन है वो बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो 1874 में हुआ था। वर्ष 2024-25 को उनके जन्म के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यानी कि 2024 से 25 में जब इनकी जन्म के 150 वर्ष पूरे हुए थे तो उस उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जा रहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान जो बिरसा मुंडा थे उनको क्या बोला जाता था, उनका दूसरा नाम क्या था? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है चौथे, दूसरा ऑप्शन है 9वें स्थान पे, तीसरा ऑप्शन है 10वें स्थान पे, चौथा ऑप्शन है 15वें स्थान पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 9वें। यानी कि अभी जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत 9वें स्थान पे है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। जलवायु जोखिम सूचकांक 26 में भारत को निरंतर खतरा वाले देशों में स्थान दिया गया है। यानी भारत जो है वो निरंतर खतरा वाले देशों में बना हुआ है। जर्मन वॉच ने ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 में जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया है। यानी इसको जारी करने वाला जो है जर्मन वॉच है। और किस स्थान पे जारी किया गया है? जो अभी COP30 की मीटिंग हो रही है ब्राज़ील के बेलेम में, वहाँ पे इसको जारी किया गया है, जिसमें चरम मौसम के प्रति वैश्विक संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया है। उन्नीस से 2024 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पे है। यानी 1995 से
24 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर है। मानवीय प्रभाव इस देखेंगे हम लोग, प्रभावित जनसंख्या के मामले में भारत बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। यानी मानव पे इस जो घटनाएं हो रही हैं, मौसम की चरम घटनाएं, उस पर मानव का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें भारत तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे बांग्लादेश और दूसरे स्थान पे फिलीपींस है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम। फर्स्ट पे बांग्लादेश, सेकंड पे फिलीपींस, और जबकि थर्ड पे आपका भारत है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है, यानी किसने सौंपा है। पहला ऑप्शन है L&T, दूसरा ऑप्शन है HAL, तीसरा ऑप्शन है गोदरेज एरोस्पेस, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गोदरेज एरोस्पेस जो है उसने अभी इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है। अब ऑप्शन में जो भी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो L&T जो है इसका मतलब होता है लार्सन एंड टर्बो। इसकी स्थापना जो हुई थी L&T की 1938 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है L&T का। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का पूरा रूप फुल फॉर्म है, उसकी स्थापना 1940 में हुई थी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। इसरो की बात की जाए तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का भी हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। और इसरो के हेड जो हैं वी नारायणन हैं, वी नारायणन। चलते हैं हम अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा है। गोदरेज एरोस्पेस ने भारत का पहला मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा, जो आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह इंजन भारत के सबसे भारी लॉन्चर और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए निर्दिष्ट वाहन LVM-3 रॉकेट के L-110 कोर चरण को शक्ति प्रदान करता है। गोदरेज एरोस्पेस ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल और LVM-3 चंद्रयान, मंगलयान और निशार मिशनों में योगदान दिया है। ठीक है, यानी ये गोदरेज एरोस्पेस के बारे में बता रहा है कि किन किन जो भारत के अंतरिक्ष मिशन है उसमें योगदान रहा है गोदरेज एरोस्पेस का। तो PSLV, GSLV, LVM-3, चंद्रयान, मंगलयान और निशार मिशनों में इसका योगदान रहा है। गोदरेज एरोस्पेस गोदरेज एंड बॉयस की एक इकाई है जो भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों के लिए पुर्जे और प्रणालियाँ बनाती है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों के लिए घटकों की आपूर्ति करने के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल के एयर फ्रेम और वाणिज्यिक विमानों के लिए पुर्जे भी बनाती है। कौन? एरो स्पेस गोदरेज। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने कहाँ एयरबेस का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। यानी कि हमारे जो अभी एयर चीफ मार्शल हैं वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, उन्होंने अभी लद्दाख में एक एयरबेस का उद्घाटन किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे आर्मी चीफ यानी जनरल इस टाइम वर्तमान में कौन है,
और हमारे नेवी चीफ यानी एडमिरल वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। चलते हैं हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? न्योमा एयरबेस। मधु न्योमा वायुसेना स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जिससे 13,700 फीट की ऊंचाई पर 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ भारत की अग्रिम हवाई क्षमता मजबूत हुई है, जो विश्व के सबसे ऊंचे सैन्य रनवे में से एक है। यानी कि जो विश्व के सबसे ऊंचे सैन्य रनवे होते हैं उनमें से ये एक होगा न्योमा एयरबेस। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 23 किलोमीटर दूर स्थित यह स्टेशन लड़ाकू विमानों C-130J परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को सहायता प्रदान करेगा, जिससे लद्दाख में संभारिकी निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया अभियानों में वृद्धि होगी। देखिए यही है न्योमा एयरबेस लद्दाख में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में भारत के किस राज्य की लड़की को एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश की अभी जो लड़की है उसको एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। बाकी के ऑप्शन को भी हम लोग देखेंगे। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चलते हैं हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे। आंध्र प्रदेश की लड़की को एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। आंध्र प्रदेश के नीदादा वोले की 17 वर्षीय कुंचला कैवल्य रेड्डी, इनका नाम है कुंचला कैवल्य रेड्डी, को फ्लोरिडा में 4 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026 से 29 के लिए 36 देशों की 150 प्रत्याशियों में से चुना गया है। टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा प्रशिक्षण में अंतरिक्ष उड़ान सिमुलेशन, उत्तरजीविता अभ्यास, कक्षीय यांत्रिकी, अंतरिक्ष यान प्रणालियाँ और शून्य गुरुत्व अनुकूलन शामिल है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का, हाल ही में किस राज्य ने 38 वर्षों के बाद नया सतत खेती समृद्ध शेतकारी कृषि लोगो और नारा जारी किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने 38 वर्षों के बाद अपना नया कृषि लोगो और नारा जारी किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी देखी जाए तो लखनऊ है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है आपकी मुंबई, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री देवेंद्र फडणवीस। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और यहाँ की मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र ने 38 वर्षों के बाद नया कृषि लोगो और नारा जारी किया। महाराष्ट्र कृषि विभाग ने 38 वर्षों के बाद एक नया लोगो और नारा जारी किया है, जो एक आधुनिक और भविष्य तैयार कृषि दृष्टिकोण का संकेत देता है। नया नारा जो है वो क्या है? सतत खेती समृद्ध शेतकारी, ये इनका नारा है कृषि विभाग। इसका मतलब होता है, ये मराठी भाषा में है, इसका मतलब होता है टिकाऊ खेती और समृद्ध किसान। टिकाऊ खेती समृद्ध किसान। यह लोगो कृषि में नवाचार, स्थिरता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यही लोगो जारी हुआ है और नारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली।
यानी हाल ही में अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे हम लोग देखेंगे। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत मंडपम में शुरू हुआ। 44वां IITF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम में शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के अंतर्गत किया गया, यानी इसकी थीम जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। भागीदार राज्य अगर देखा जाए पार्टनर कंट्री तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और फोकस स्टेट देखा जाए तो हमारा झारखंड है। ठीक है, तो पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और फोकस स्टेट झारखंड है। इस 14 दिवसीय वैश्विक व्यापार आयोजन में संयुक्त अरब अमीरात, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, मिस्र सहित 12 देश भाग ले रहे हैं, यानी टोटल 12 देश भाग ले रहे हैं इसमें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है भूपेंद्र पटेल, तीसरा ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, चौथा ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह ने अभी हाल ही में गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है। अब अमित शाह जी जो हमारे हैं गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, भूपेंद्र पटेल जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं वो गुजरात के राज्यपाल हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान जो हैं केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। चलते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। अमित शाह ने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, इसका पूरा नाम याद रखिएगा आप लोग, मोती भाई आर चौधरी सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया। 50 करोड़ की लागत वाले इस सैनिक स्कूल का उद्देश्य 100 नए सैनिक स्कूलों के PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गुजरात के युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए तैयार करना है। NPOP और एपीडा द्वारा प्रमाणित 30 मीट्रिक टन पर डे क्षमता वाला सागर ऑर्गेनिक प्लांट अमूल के जैविक उत्पादों की पहुंच का विस्तार करेगा। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल, यानी अभी हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। यहाँ की करेंसी जो है नेपाली रुपया है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो सुशीला कार्की हैं। सुशीला कार्की। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं शेरिंग तोब्गे हैं और यहाँ के जो राजा हैं वो जिग्मी खेसर नामग्याल वांगचुक है। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और यहाँ पे अभी फ़िलहाल में मोहम्मद यूनुस की सरकार चल रही है। म्यांमार में अभी प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, इसकी राजधानी है नेपीदा। चलते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। ये नेपाल है हमारा, इसकी राजधानी काठमांडू। इसके बॉर्डर देख लेंगे हम थोड़ा, इंडिया से लगता है
चाइना से बॉर्डर लगता है इसका। और ये रहा हमारा सिक्किम। राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड से, बिहार से, यूपी से, सिक्किम से और वेस्ट बंगाल से नेपाल की बाउंड्री लगती है। इंडिया नेपाल रेल ट्रेड डील। भारत और नेपाल ने रेल व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नया समझौता किया। जोगबनी विराटनगर रेल लिंक से, ये आपको याद रखिएगा, जोगबनी विराटनगर रेल लिंक से थोक कार्गो की ढुलाई आसान होगी। भारत सरकार की अनुदान सहायता से निर्मित इस रेल लिंक का उद्घाटन 1 जून 2023 को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से किया था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वह कौन थी? पहला ऑप्शन है अभिनेत्री, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर, तीसरा ऑप्शन है गायिका, चौथा ऑप्शन है लेखक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अभिनेत्री, यानी अभी हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वो एक अभिनेत्री थी। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। ये ही हैं कामिनी कौशल जी, जिनका भी निधन हो गया है। बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज और दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का हाल ही में निधन हो गया। 98 साल की उम्र में अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हुआ है। बॉलीवुड में कामिनी कौशल ने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन अब उनके निधन से फैंस और उनके करीबियों को काफ़ी दुख पहुंचता है। तो इनको हम लोग पूरे इंटायर क्लासेस की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी, यानी कि अभी हाल ही में गुवाहाटी में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हो गए, देखेंगे हम लोग। यही है भारत का पहला रिवर टर्मिनल, जिसका उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। नवंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल और जेटी का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर परिवहन को बेहतर और कुशल बनाने के लिए बनाया गया, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।